ऑप्टिमाइजेशन फॉर मशीन लर्निंग के इस कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इसके पहले लेक्चर यानी मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज पे बात करेंगे। तो ऑप्टिमाइजेशन को समझने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है अलजेब्रा और दूसरा है कैलकुलस। और अलजेब्रा और कैलकुलस को समझ के ही हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और ऑप्टिमाइजेशन को समझ के ही मशीन लर्निंग कर सकते हैं। इसका मतलब मशीन लर्निंग को समझने के लिए लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस हफ्ते, पहले हफ्ते और मे बी 1.5 हफ्ते तक अलजेब्रा और कैलकुलस को रिवाइज़ करेंगे जो हमने पहले पढ़ा हुआ है अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल में, ताकि हम मशीन लर्निंग को ढंग से समझ पाएँ। और इस रिवीजन में हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन जो चीज़ें करेंगे हम वो मशीन लर्निंग के संदर्भ में, उसके कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन 6 हफ्तों में, इन 6 लेक्चर्स में, माफ़ कीजिएगा, जो होने वाला है उसमें विशेष ध्यान दें, क्योंकि यही हमारा फाउंडेशन बनेगा मशीन लर्निंग के लिए। और जब हम ये ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे इस कोर्स के लिए, तो आप देखेंगे कि बार बार लीनियर अलजेब्रा का और कैलकुलस का प्रयोग हो रहा है, यूज़ हो रहा है, इसका उपयोग हो रहा है, और उसमें भी कुछ चीज़ों का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, कुछ चीज़ों का कम उपयोग हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो ज़रूरी हैं, हम इस पहले हफ्ते समझने वाले हैं। तो इस मैथमेटिकल प्रीलिमिनरीज जो है, इसमें हम एक हफ्ता बिताएंगे और आज उसका पहला लेक्चर है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक पे, और हम सबसे पहले मैट्रिसेस की बात करेंगे। मैट्रिसेस तो वैसे हमें सबको पता ही है क्या होता है, लेकिन लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स एक बहुत ही अहम बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसे हम कहते हैं कि इस पे ही सब चीज़ें खड़ी हैं। और ना केवल अलजेब्रा का बिल्डिंग ब्लॉक है मैट्रिसेस, बल्कि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए भी मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं मैट्रिसेस सारे। तो हम कुछ देर पहले मैट्रिसेस समझेंगे, हम मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ समझेंगे, हम देखेंगे कि मैट्रिसेस के क्या यूज़ हैं, क्या उपयोग हैं, और कैसे हम मैट्रिसेस को विभिन्न तरीके से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, उनके रैंक क्या होते हैं। और सिर्फ मैट्रिसेस और अलजेब्रा से ही हम बेसिक मशीन लर्निंग कंसेप्ट्स जैसे डायमेंशनैलिटी रिडक्शन हो गया, चाहे आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन हो गया, वो हम समझ लेंगे। तो मैट्रिसेस पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिसेस एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितना भी डेटा आपके पास आता है, तो हम डेटा साइंस में और मशीन लर्निंग में डेटा की बहुत बात करते हैं, तो जितना भी डेटा आपके पास आता है वह मूलतः या तो वेक्टर के फॉर्म में आता है, या बहुत सारे वेक्टर्स जब एक साथ आते हैं तो मैट्रिक्स के फॉर्म में आता है। तो ये तो हमें पता ही है कि मैट्रिक्स जो है बहुत सारे वेक्टर्स से बनते हैं, और वेक्टर्स जो है वो बहुत सारे स्केलर से बनते हैं, है ना। तो डेटा, जैसे मैंने बताया, कि मैट्रिक्स के फॉर्म में आता है, और इसलिए मैट्रिक्स को समझना बहुत अर्जेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना केवल डेटा मैट्रिक्स के फॉर्म में आता है, बल्कि आपने अगर न्यूरल नेटवर्क का नाम सुना होगा, और न्यूरल नेटवर्क का नाम किसने नहीं सुना है, डीप न्यूरल नेटवर्क्स यानी DNNs की तो अभी पूरा जो AI और मशीन लर्निंग का जो पूरी जो लहर चल रही है आज दुनिया में, उसका बेसिक ही डीप न्यूरल नेटवर्क है। उसका जो जड़ है वो डीप न्यूरल नेटवर्क है। और डीप न्यूरल नेटवर्क्स और कोई भी तरह के न्यूरल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए भी मैट्रिसेस का ही सहारा लिया जाता है। तो मैं फिर से कहूँगा कि मैट्रिसेस ना केवल डेटा हैं, बल्कि मैट्रिक्स मॉडल्स भी हैं। न्यूरल नेटवर्क मॉडल भी मैट्रिक्स के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो ये एक पहला हुआ। दूसरा बात ये हुई कि जो मैट्रिसेस हैं वो बहुत सारे वेक्टर से बनते हैं, और मशीन लर्निंग में एक कंसेप्ट होता है फीचर्स मतलब कि जिससे आप मॉडल बनाते हैं, जिन चीज़ों के सहारे आप मॉडल बनाते हैं वो खुद वेक्टर्स होते हैं। तो अगर हम इसे फिर से एक बार मैं दोहरा दूं, तो मैट्रिसेस और वेक्टर्स, ये बेसिक जो बिल्कुल रूट है, जो जड़ है लीनियर अलजेब्रा का, वो डेटा साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस बात को हम ढंग से समझेंगे। उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के रूप में अगर हम मैट्रिसेस की बात करें, तो आप देखेंगे कि जैसे हमारा, आपने सुना होगा नेटफ्लिक्स प्रॉब्लम जो है, या नेटफ्लिक्स तो आप सब देखते ही हैं, तो नेटफ्लिक्स भी एक मैट्रिक्स है। नेटफ्लिक्स का जो डेटा है वो एक तरह का मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट होता है। ये क्या है? ये मैट्रिक्स है जिसके रोज़ जो हैं वो यूज़र्स हैं, यानी मैं और आप जो नेटफ्लिक्स मूवीज़ देखते हैं, और जो उसके कॉलम्स हैं, मतलब मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स में, कॉलम्स जो हैं वो उसकी मूवीज़ हैं। और आपने अगर ध्यान दिया होगा तो नेटफ्लिक्स आपको बिना आपके देखे बता देता है कि आपको कौन सी पिक्चर अच्छी लगेगी, वो आपको रिकमेंड करता है।
तो रिकमेंडेशन सिस्टम जो मैट्रिक्स या जो नेटफ्लिक्स या इस तरह के बहुत सारे, अमेज़ॉन फॉलो करता है, फ्लिपकार्ट रिकमेंडेशन फॉलो करता है, इवन आपकी जो टैक्सियाँ होती हैं ऊबर ओला, ये भी रिकमेंडेशन सिस्टम फॉलो करती है। ये सब एक मैट्रिक्स के ऊपर बिल्ड होता है। तो मैं नेटफ्लिक्स का अगर आपको उदाहरण दूँ तो इसमें यूज़र्स रो हैं और मूवीज़ कॉलम है, और इसमें कोई जो एक एंट्री है वो जिसका जो ith jth एलिमेंट जो है, ith रो और jth कॉलम, वो आपका रेटिंग है, जो आपने रेटिंग दी है पिक्चर को, और वो उन एंट्रीज़ को देख के बता देता है कि जो एंट्रीज़ नहीं है उसमें आप क्या रेटिंग देंगे, और जिसमें आप हाई रेटिंग देने वाले होंगे उसके अनुसार वो आपको रिकमेंड करता है। फिर वो पिक्चर देखते हैं और फिर से आप रेटिंग देते हैं, और ऐसे सिस्टम चलते जाता है। तो ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है हमारा ट्रैफिक डेटा, कि जो हमारा जो पूरा ट्रैफिक डेटा है वो भी एक मैट्रिक्स है। कैसे कि हमारे जितने रोड्स हैं वो रोज़ हैं, और जो हमारा समय है वो कॉलम है। तो आगे चल के ट्रैफिक कैसा होने वाला है, जो आप गूगल मैप्स देखते हैं, वो एक्चुअली मैट्रिक्स के रिकमेंडर सिस्टम से ही आता है। मैट्रिक्स पे जो रिकमेंडर सिस्टम बनता है उसी से आता है। तो ये दूसरा उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण हैं, एक और भी मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ मैट्रिक्स का। जैसे कोई इमेज है, इमेज जो है, इमेज आपने अगर देखा होगा, एक जो कोई भी पिक्चर है वो भी एक मैट्रिक्स है, और उसकी जो कोई भी जो उसके एलिमेंट्स हैं, उसके जो उस मैट्रिक्स के जो पार्ट्स हैं जिससे वो बन रहा है, वो उसके पिक्सल वैल्यूज़ हैं। मतलब कि वो कितना गहरा पिक्सल है, काला है कि ग्रे है कि सफ़ेद है, वो उसकी पिक्सल वैल्यू है। 256 अगर वैल्यू है तो वो पूरी तरह ब्लैक होगा, 0 होगा तो पूरी तरह वाइट होगा, ऐसा। तो इमेजेस मैट्रिक्स है, और वीडियोस जो है वो बहुत सारे मैट्रिसेस को एक के ऊपर एक के साइड में एक रखा गया है, जिसे हम फ्रेम्स भी कहते हैं वीडियो के, तो वो भी मैट्रिसेस हैं। तो बहुत सारे मैट्रिसेस बन के वीडियो बन जाते हैं। तो इस तरह आपको दिख रहा होगा कि मैट्रिसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो इस कोर्स में हम मैट्रिक्स की बहुत बात करने वाले हैं, और इस पहले लीनियर अलजेब्रा का जो पहला मॉड्यूल है इसमें हम मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो इसकी बात करने के पहले मैं आपको कुछ नोटेशंस से अवगत करा दूं। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ 3 नोटेशन है, स्केलर्स, वेक्टर्स और मैट्रिसेस का। स्केलर्स जो हैं वो बहुत ही आसान है। एक छोटा लेटर, जैसे स्मॉल लेटर कहते हैं हम, नॉन बोल्ड स्मॉल लेटर, वो हमारा स्केलर है। जैसे ए है, बी है, सी है यहाँ पर। और जो वेक्टर है वो बोल्ड स्मॉल लेटर है। वेक्टर मतलब कि बहुत सारे स्केलर्स एक साथ जब आ गए हैं तो हम वेक्टर कहेंगे, तो वो हमारा बोल्ड स्मॉल लेटर है। अब चूंकि मैट्रिक्स जो है वो ऐसे बहुत सारे वेक्टर से बन रहा है, तो हम उसे कैपिटल बोल्ड लेटर कह रहे हैं। यानी कि एक मैट्रिक्स ए जो है बहुत सारे कॉलम से बन रहा है, और हर कॉलम जो है, जैसे मेरा पहला कॉलम A1 है, दूसरा A2 है, ये सारे वेक्टर्स हैं। ऐसे AN कॉलम्स हैं, ये सारे वेक्टर्स हैं। और इस वेक्टर से बने हुए मैट्रिक्स को हम बोल्ड से डिनोट करेंगे। तो अगर इस कोर्स में आपको कभी भी कोई बोल्ड लेटर, कैपिटल बोल्ड लेटर दिख रहा होगा, तो आप इसे समझ लें कि वो एक तरह का मैट्रिक्स है। ठीक है। अब हम एक और छोटे से नोटेशन की बात करते हैं, AIJ। AIJ मतलब कि ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट, यानी कि ith रो मैंने यहाँ देखा और jth कॉलम मैंने यहाँ देखा, तो ये जो एलिमेंट है जो ith रो में भी है और jth कॉलम में भी है, उसे हम AIJ कहेंगे, और हम AIJ को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है। जैसे A11 यानी पहला रो और पहला कॉलम, ये जो कोने वाला एलिमेंट जो है वो A11 हो गया। वैसे ही A21 माफ़ कीजिएगा, वो दूसरा रो और पहला कॉलम है। वैसे ही सारे एलिमेंट्स को हम AIJ के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला नोटेशन। अब हम थोड़े से और बेसिक्स में आते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पहले से पता है, बट मैं फिर भी जल्दी से बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो हमें पता है 2 नंबर्स को कैसे जोड़ा जाता है, लेकिन 2 वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है, और 2 मैट्रिसेस को कैसे जोड़ा जाता है, या 2 वेक्टर्स या मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, हम इस बारे में जानेंगे। तो जैसे हमारे पास एक वेक्टर है A, जो कि आपको दिख रहा होगा A1 A2 A3 है, और दूसरा वेक्टर है B, जो कि B1 B2 B3 है। तो दोनों को जोड़ना बहुत ही आसान है, क्योंकि दोनों ही सेम साइज़ के हैं, उनका दोनों का साइज़ सेम है, दोनों RM में है, यानी M उसका साइज़ है। तो A + B = A1 + B1, A2 + B2 और A3 + B3, ये नया वेक्टर बन गया। अब अगर हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला तरीका है जिसे हम कहते हैं इनर प्रोडक्ट, यानी पहला वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का तरीका, और दूसरा तरीका है आउटर प्रोडक्ट। 2 वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के तरीके हैं, हम दोनों पे आएंगे। हम पहले इनर प्रोडक्ट समझते हैं।
तो इनर प्रोडक्ट आपने पहले देखा होगा कि दो वेक्टर्स का जो एंगल है वो निकालने के लिए हम इनर प्रोडक्ट लेते थे। लेकिन मैं उस एंगल की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इनर प्रोडक्ट को की परिभाषा आपको दे रहा हूँ। तो इनर प्रोडक्ट मतलब कि दो वेक्टर्स मैंने लिए, दोनों के साइज सेम है। अगर दोनों के साइज अलग है तो इनका इनर प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। दोनों के साइज सेम है और ए इनर प्रोडक्ट बी जो है उसके पहला एलिमेंट और ए का पहला एलिमेंट, बी का पहला एलिमेंट, ए का दूसरा एलिमेंट, बी का दूसरा एलिमेंट, ऐसे ए का nth एलिमेंट और बी का nth एलिमेंट, इन दोनों का सम होगा, इन सब का सम होगा। तो ए इनर प्रोडक्ट बी, जिसका नोटेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ए बी इज a1b1 प्लस a2b2 प्लस ऐसे an bn, जिसको ही मैंने समेशन ऑफ ai bi ओवर आई लिखा हुआ है। अब इनर प्रोडक्ट सिर्फ रियल वेक्टर्स का ही नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स का भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स वेक्टर मतलब कि वेक्टर ए या बी का हर एलिमेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो उस केस में इनर प्रोडक्ट जो होता है वो ए ट्रांसपोज बी नहीं होता है, ए हर्मिशियन भी होता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ट्रांसपोज का मतलब पता है। ट्रांसपोज मतलब कि अगर मेरे पास एक कॉलम है तो वो रो में कन्वर्ट हो गया, रो है तो वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, है ना। ट्रांसपोज मतलब बस रो का कॉलम, कॉलम का रो, ठीक है। तो ए इनर प्रोडक्ट बी इज ऑल्सो ए ट्रांसपोज बी। सिमिलरली ए इनर प्रोडक्ट बी इज ऑल्सो ए हर्मिशियन बी। ए और बी का इनर प्रोडक्ट उसके हर्मिशियन का प्रोडक्ट होता है, ए के हर्मिशियन का प्रोडक्ट होता है। तो एक तो ये बात होगी इनर प्रोडक्ट की। अब इसमें एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ए 1 2 3 है और बी 3 4 5 है। तो ए इनर प्रोडक्ट बी 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 हो जाएगा, जो कि 26 के बराबर हो जाएगा। तो ये इनर प्रोडक्ट जो है एक स्केलर नंबर बन के आ रहा है, इसे ध्यान देने वाली बात है। आउटर प्रोडक्ट मैट्रिक्स बन के आएगा, इस बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें अब जब स्केलर आपको दिख रहा है, स्केलर बन के आ गया है, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखना चाहूँगा। वो ये है कि दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल कब होते हैं। मैंने एंगल की बात की थी, तो वो दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं जब उन दोनों के बीच का कोण, उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्रीज होता है, 90 होता है, तो वो दोनों ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब बेसिकली एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं दो वेक्टर्स। और यहीं पे इनर प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन है, इसमें थोड़ा सा और ज्योमेट्रिकल मीनिंग आ जाता है। एक जहाँ पे अगर हम ए और बी देखें तो ए इनर प्रोडक्ट बी इज़ ऑल्सो सेम एज ए का लेंथ टाइम्स बी का लेंथ टाइम कॉस थीटा, यानी कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल का जो कॉज है, कोसाइन है, कॉस थीटा, वो उन दोनों के इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनके लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर दोनों के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्रीज है, तो कॉस थीटा जाहिर सी बात है कि 0 हो जाएगा, यानी कि दोनों के बीच का इनर प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। और जब एंगल 90 होता है तो उन दोनों वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल कहते हैं। ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो भी इस स्लाइड्स में लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से इसे आपको याद करना है। तो एक ये हमारा हो गया। अब मैं थोड़ा डायरेक्टली कुछ और जिसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की बात करना चाहूँगा मैट्रिसेस में। तो एक कंसेप्ट होता है वेक्टर स्पेसेस का, और वेक्टर स्पेसेस में अभी तक हमने जो पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, यही यूज़ होने वाला है। बहुत ही आसान कंसेप्ट है वेक्टर स्पेसेस का। और वेक्टर स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे लीनियर अलजेब्रा होता है, जिसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि वेक्टर स्पेस इज़ वेयर लीनियर अलजेब्रा हैपन्स। यानी कि वेक्टर स्पेस एक मैदान है जहाँ पे जितना हम लीनियर अलजेब्रा देखने वाले हैं उस मैदान में खेला जाने वाला है, वो खेल है। तो क्या होता है वेक्टर स्पेस? तो न केवल वेक्टर स्पेस बल्कि इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसे मैं ऐसे ही परिभाषित करूँगा कि वो एक तरह का क्लब है और उस क्लब में कुछ चीज़ें होती हैं। तो मैं थोड़ा आपको इस बारे में एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि इस डेफिनेशन को आप ध्यान से सुने कि क्लब की हम बात क्यों कर रहे हैं। तो हर जो क्लब होता है उसका एक मेंबर होता है और वो क्लब के मेंबर्स की कुछ
प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके जो सदस्य होते हैं क्लब के, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके कुछ काम होते हैं, उनको कुछ नियम होते हैं। आप उस क्लब के सदस्य तभी हो सकते हैं जब आप वो नियम फॉलो करें। तो वेक्टर स्पेस भी एक तरह का क्लब है और वेक्टर स्पेस कुछ नियम फॉलो करता है। वेक्टर स्पेस के जो मेंबर्स हैं वो कुछ नियम फॉलो करते हैं और ये जो नियम फॉलो करने वाला जो मेंबरशिप रूल्स जिसको मैं कहूँगा, वो जो फॉलो करने वाली जो प्रॉपर्टी है, हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके अलग अलग क्लब के अलग अलग रूल्स, बट तरीका वही होने वाला है कि हम निकालेंगे कि वो कोई भी क्लब है क्या, वो हम ऐसे निकालेंगे कि वो प्रॉपर्टी उसके सदस्य फॉलो करते हैं क्या। ये चीज़ को हम कई जगह यूज़ करेंगे, ना केवल वेक्टर स्पेस में बल्कि आगे चल के सब स्पेस में, फिर कॉन्वेक्स सेट्स में, कॉन्वेक्स फंक्शंस में और ऐसी कई सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस कंसेप्ट को समझें, इस क्लब मेंबरशिप वाले कंसेप्ट को समझें कि क्लब मेंबर्स का क्या मतलब होता है, क्लब को कैसे प्रूव किया जाता है कि वो कोई भी क्लब है, कोई भी क्लब क्यों है, ये कैसे प्रूव किया जाता है। और हम पहले क्लब की बात करेंगे वेक्टर स्पेस की। तो ये क्लब बड़ा आसान है, ये इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान है। ये कहता है कि भाई अगर एक सेट, कोई भी सेट वेक्टर स्पेस है तो उसके दो रूल हैं, दो शर्तें हैं। पहला शर्त तो ये है कि अगर मैंने उसमें से कोई भी दो मेंबर्स उठाए और उनको मैंने अगर जोड़ दिया, उनको मैंने ऐड कर दिया, तो वो जो रिजल्टेंट आता है, जो नतीजा आता है, जो परिणाम आता है, वो भी उस क्लब का सदस्य होना चाहिए। पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि मैंने एक कोई सदस्य उठाया और उसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ और ये मुझे नहीं बताना है कौन सा नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई भी नंबर हो सकता है वो, है ना। अगर मैं उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ जो रियल नंबर है, तो वो जो नया नंबर आ रहा है, जो नया वेक्टर आ रहा है, जो नया मेंबर आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, वो भी उस क्लब का हिस्सा होना चाहिए, वो भी उस सेट का हिस्सा होना चाहिए। अगर ये दो रूल प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं, वो सेट जो है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो वो क्लब वेक्टर स्पेस कहलाता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मेरे पास एक सेट है, मैंने सेट से दो एलिमेंट उठाए, मैंने उन दो एलिमेंट्स को जोड़ा और देखा कि क्या जो नया नतीजा आ रहा है वो भी उस सेट का पार्ट है क्या। अगर है तो पहला रूल सेटिस्फाई हो गया, अगर नहीं है तो वो क्लब वेक्टर स्पेस नहीं है, वो सेट वेक्टर स्पेस नहीं है। दूसरा रूल, मैंने एक मेंबर उठाया, पहले मैंने दो मेंबर उठाए थे, अब मैं एक मेंबर उठा रहा हूँ। मैंने एक मेंबर निकाला उस सेट से और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर से, और वो नंबर मैं नहीं बताऊंगा, वो नंबर कोई भी हो सकता है, वो आप मुझे बताएं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और मैंने उसे मल्टीप्लाई किया तो जो मुझे रिजल्टेंट मिला वो भी उस सेट का अगर हिस्सा है पहले से, तो वो सेट, अगर ये दो रूल सेटिस्फाई करता है तो वो सेट वेक्टर स्पेस कहलाता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान डेफिनेशन है। हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स और एडिशन ऑफ वेक्टर्स दोनों देख लिया है, हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर भी देख लिया है। तो हमने अभी तक जो 10-15 मिनट में जो देखा है वो आप यूज़ करके ऑलरेडी वेक्टर स्पेस बता सकते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। ठीक है, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। पहला उदाहरण जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि यूक्लिडियन स्पेस जिसे हम कहते हैं Rn, तो Rn भी हटा दीजिए, मैं आपको और बहुत ही छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई एक रियल नंबर लाइन है, हमारे पास ये लाइन है, रियल नंबर लाइन तो आप समझते ही हैं, मतलब कि एक लाइन जो कि -∞ से लेकर +∞ तक जा रही है। मतलब वो सारे नंबर्स जो आप इमेजिन कर सकते हैं रियल नंबर्स, उनको अगर मैं एक सेट बना दूं तो मेरा ऐसा सोचना है कि वो सेट वेक्टर स्पेस है। क्यों? क्योंकि अगर मैं दो नंबर उठाऊंगा और दो नंबर ऐड करूंगा तो वो नंबर भी उस रियल नंबर लाइन का पार्ट होगा, यानी उस सेट का पार्ट होगा। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये है कि अगर मैं कोई भी नंबर उठाऊंगा, उसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तब भी जो नया नंबर आएगा वो भी उस रियल नंबर लाइन का हिस्सा है, यानी उस सेट का हिस्सा है। तो चूंकि ये सेट ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो वेक्टर स्पेस है ना। तो ये रियल नंबर लाइन हमारा पहला उदाहरण है। मैं थोड़ा सा अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, इस सेट को मैं R3 बोलता हूँ, R3 मतलब कि जैसे ये जो कमरा है जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ आप बैठे हैं, ये जो पूरी दुनिया है, जो पूरा विश्व है, ये एक R3 सेट है। यानी कि हर एलिमेंट, हर पॉइंट यहाँ पर उसका एक x है, उसका एक y है और उसका एक z है ना। x, y और z है, हर एलिमेंट का एक कोऑर्डिनेट है, जिसको मैं हर एलिमेंट को उस कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। उस सेट को हम R3 कहते हैं। क्या यह सेट
एक वेक्टर स्पेस है और जाहिर सी बात ये है मैं इस समय आपको बोलूँगा कि आप ये वीडियो को पॉज करें और इसे प्रूव करें कि ये वेक्टर स्पेस है। तो ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं वेक्टर स्पेस है? वो हम ऐसे प्रूव करेंगे कि हम क्लब मेंबरशिप क्राइटेरिया लगाएंगे, हम दो एलिमेंट उठाएंगे x1 और x2 और हम देखेंगे कि x1 और x2 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या वो भी R3 का हिस्सा होता है क्या? और वो होगा, क्योंकि x1 R3 में x2 R3 में है तो x1 प्लस x2 भी R3 में है। पहला रूल सेटिस्फाई हो चुका है। दूसरा रूल है कि मैं x1 उठाया, कोई भी एलिमेंट x1 उठाया और मैंने उसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर आया x2 क्या वो R3 का हिस्सा है? और इसका उत्तर है कि हाँ। अगर मेरे पास एक x1 है जो कि मान लीजिए 1 2 3 है और अगर मैं उसको किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट्स कॉल दिस नंबर अल्फ़ा, तो जो नया नंबर है वो अल्फ़ा 2 अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा है, लेकिन ये भी तो R3 का हिस्सा है। तो मतलब कि ये भी एक उस सेट का हिस्सा है। इसका मतलब दोनों प्रॉपर्टीज़ जो क्लब की हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए ये एक वेक्टर स्पेस है। R3 वेक्टर स्पेस है। अब हम इसे R3 को एक्सटेंड कर सकते हैं Rn में, कि Rn भी हमारा वेक्टर स्पेस है। Rn मतलब सेट ऑफ ऑल द n टपल रियल नंबर्स, मतलब मैंने सारे वेक्टर्स उठाए जिनमें n एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 ऐसे n एलिमेंट्स हैं, और ऐसे मैंने सारे एलिमेंट्स सारे वेक्टर्स को उठा के एक सेट में डाल दिया, तो उस सेट को मैं यूक्लिडियन स्पेस कहता हूँ। और यूक्लिडियन स्पेस इज़ ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस। आप इसे ऐसे ही इसका प्रूव कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। तो ये पहला हमारा वेक्टर स्पेस हो गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस Rn ही है, लेकिन हमारे पास कुछ और इंटरेस्टिंग वेक्टर स्पेसेस भी हैं और इन वेक्टर स्पेसेस की हम बात इस कोर्स में बहुत बार करने वाले हैं। और ये वेक्टर स्पेस जनरेट होते हैं मैट्रिसेस से, ठीक है? ये वेक्टर स्पेसेस मैट्रिसेस से जनरेट होते हैं और ये बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े रोचक वेक्टर स्पेसेस हैं जिनकी हम बात करेंगे इस पूरे कोर्स में और इनको यूज़ करेंगे हम, और इसलिए हम वेक्टर स्पेसेस पढ़ रहे हैं। तो ये रही वेक्टर स्पेस की परिभाषा। अब मैं थोड़ा सा आपको एक और रिलेवेंट कंसेप्ट से आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो कि वेक्टर स्पेस से ही लिंक्ड है, जिसे हम कहते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस। तो लीनियर इंडिपेंडेंस क्या है? तो लीनियर इंडिपेंडेंस हम चालू करते हैं वेक्टर स्पेस से। तो मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है V और इससे हमने कुछ वेक्टर्स उठाए V1 V2 अप टू Vn। तो हम लीनियर इंडिपेंडेंस कब कहते हैं इन वेक्टर्स को, लीनियर इंडिपेंडेंट कब कहते हैं इन वेक्टर्स को? हम ये तब कहते हैं जब हम कोई भी एक वेक्टर, जो हमने n वेक्टर्स उठाए हैं, कोई भी एक वेक्टर अगर मैं उठा के इसे बाकी बचे हुए वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाऊँ तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं आपको लीनियर इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन बता रहा हूँ, पर पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लीनियर इंडिपेंडेंस कब नहीं होती है और फिर मैं आऊँगा कि कब होती है, ठीक है? तो मैंने 2 वेक्टर्स उठाए, 3 वेक्टर्स उठाए मान लीजिए, और मैंने पहले वेक्टर को 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ये कि अगर मैं कोई भी मेरे मान लीजिए 2 वेक्टर्स 3 वेक्टर्स हैं, मैं इन वेक्टर्स को कहता हूँ A1 A2 और A3। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन अल्फ़ा A1 प्लस बीटा A2 प्लस गामा A3 वेयर अल्फ़ा बीटा गामा आर ऑल रियल नंबर्स, यानी कि मैंने 2-3 वेक्टर जितने भी वेक्टर्स हैं उनको मैंने मल्टीप्लाई किया किसी कांस्टेंट से, किसी रियल नंबर से, और उनको मैं जोड़ दिया, तो जो मेरा नया वेक्टर बना इसको मैं A4 कहता हूँ। तो देन वी से दैट A4 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 A2 एंड A3, ठीक है? ये है लीनियर कॉम्बिनेशन की परिभाषा। अब हम वापस आते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस पर, और आपको मैं इस बारे में गौर करने कहूँगा आगे भी कि लीनियर इंडिपेंडेंस
वेक्टर स्पेसेस, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, इन सब में आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। तो इसे आप ध्यान से समझें तो आपको संबंध उजागर हो जाएगा। तो वेक्टर्स के हम लीनियर इंडिपेंडेंस पे फिर से आते हैं। तो v1, v2, vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट if alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus alpha n vn is equal to 0 implies alpha 1 alpha 2 alpha n are all 0। यानी कि अगर मैं किसी भी वेक्टर्स को उन बचे कुछ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के उसमें लिखने की कोशिश करता हूँ और अगर लिख के 0 आ जाता है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि उसके कोफिशिएंट 0 हैं, और अगर ऐसा है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका उल्टा, इसका जिसे हम कहते हैं कन्वर्स, इसका कन्वर्स ये है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो लीनियर डिपेंडेंट है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे मैं इन चारों वेक्टर्स को ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फ़ा a1 प्लस बीटा a2 प्लस गामा a3 माइनस a4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे चूँकि अल्फ़ा बीटा गामा 0 नहीं है और a4 का कोफिशिएंट भी 0 नहीं है, तो a1, a2, a3, a4 ये जो चारों वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं, ये आपस में स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। यानी कि वो एक दूसरे पे पराधीन हैं, वो एक दूसरे को जोड़ के कोई भी तीन वेक्टर्स को जोड़कर आप चौथा वेक्टर बना सकते हैं। मतलब चौथा वेक्टर जो है वो बचे तीन वेक्टर्स से डिपेंडेंट है, संबंधित है या पराधीन भी है, इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। अगर वे स्वतंत्र होते तो मुझे कोई अल्फ़ा बीटा गामा नहीं मिलता जो कि 0 ना हो। यानी कि इनको जोड़ने का एक ही तरीका है कि ये सारे के सारे मैं 0 कर दूं, जिसे हम ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। अगर वो ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यानी कि अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता कोई इसको छोड़कर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और मैं इसका उदाहरण दूंगा, बट ये डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो हम छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए मैं एक सेट लेता हूँ, इसे मैं R2 कह रहा हूँ, और R2 मतलब इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि जिसके डायमेंशन 2 हैं। तो मैंने इसमें 2 एलिमेंट्स उठाए, 1 0 और 0 1, और मैं देखना चाहता हूँ कि ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं क्या। तो मैंने चालू किया, मैंने देखा अल्फ़ा 1 1 0 प्लस अल्फ़ा 2 0 1, क्या इन दोनों को जोड़ के मैं 0 0 ला सकता हूँ। तो फिर मैंने इसे जोड़ना चालू किया, मैंने देखा कि ये अल्फ़ा 1 0 प्लस 0 अल्फ़ा 2 हो गया, यानी ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 हो गया। अब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 यानी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के 0 होने का मतलब है अल्फ़ा 1 भी 0 हो और अल्फ़ा 2 भी 0 हो, और कोई मतलब नहीं है और कोई तरीका नहीं है। चूँकि यही एक सॉल्यूशन है इसका मतलब 1 0 और 0 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि अगर और कोई सॉल्यूशन नहीं है तो ये हमारी डेफिनेशन के हिसाब से, हमारी परिभाषा के हिसाब से यही है। इसका मतलब 1 0 0 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, राइट। तो इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें प्रूव करना है कि कोई भी वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं क्या, तो वैसे तो और तरीके होंगे आगे चल के, बट हम इनको लीनियरली कंबाइन करेंगे और देखेंगे कि हम 0 0 ला सकते हैं क्या। और अगर किसी भी तरीके से हम ला सकते हैं जहाँ पे कोफिशिएंट 0 0 ना हो तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, अदरवाइज वो हैं। ठीक है, तो अब मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ जहाँ पे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 वेक्टर्स आ गए हैं, 1 0 0 1 2 3। प्रश्न ये है कि क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो चलिए चल के देखते हैं। तो मैंने इनको जोड़ना चालू किया, अल्फ़ा 1 1 0 प्लस अल्फ़ा 2 0 1 प्लस अल्फ़ा 3 2 3, ये 3 हमारे कोफिशिएंट्स हैं। और देखिए, मैं अगर अल्फ़ा 1 को -2 रखूँ, अल्फ़ा 2 को -3 रखूँ और अल्फ़ा 3 को 1 रखूँ और मैं इन तीनों वेक्टर्स को जोड़ दूँ तो मुझे 0 0 मिल जाएगा। ये मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने वीडियो को रोक कर इसी समय करके देखें कि मेरे पास इन अल्फ़ा की वैल्यूज़ के लिए मुझे 0 मिल गया है। और यही केवल अल्फ़ा की वैल्यूज़ नहीं है, आप और भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, आप दूसरी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, उसमें भी 0 0 आ सकता है। यानी कि ये 3 वेक्टर्स आपस में डिपेंडेंट हैं, यानी ये इंडिपेंडेंट नहीं है।
ठीक है, तो ये हमारा दूसरा उदाहरण हुआ लीनियर इंडिपेंडेंस का। अब मैं वापस से हमारे जो लीनियर इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन है उसमें आता हूँ, और अब मैं वापस वेक्टर स्पेस में जाना चाहता हूँ। तो हम एक डिफाइन करेंगे स्पैन ऑफ एलिमेंट्स। अब मान के चलिए कि v1 v2 vn हमारे लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो मैंने इनके इस सेट के, इस v1 v2 vn है जो मैंने निकाला है कैपिटल V से, अगर मैंने इनके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिए, यानी कि मैंने जितने लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है सब बनाए, मैंने उनको बना के एक सेट में डालता गया, एक बस्ते में डालता गया, तो इस बॉक्स को, इस बस्ते को हम कहते हैं स्पैन ऑफ दीज वेक्टर्स। स्पैन मतलब कि मैंने सारे लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिए। मतलब आप, अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन से शायद जो लोग थोड़ा सा वेक्टर स्पेस, जो थोड़ा वेक्टर अलजेब्रा पढ़े होंगे, उनको याद होगा कि मैं दो वेक्टर्स को जोड़ के मैं तीसरा वेक्टर बना सकता हूँ। यहाँ पे हम ऐसा कर रहे हैं कि हमने n वेक्टर्स लिए हैं और हम इनको जोड़ते जा रहे हैं विभिन्न तरीक़ों से। और जोड़ने का तरीका क्या होता है, मैंने इनको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया और जोड़ता गया, मैंने फिर से अल्फ़ा चेंज किया, फिर से जोड़ दिया। इस तरह मैं सारे वेक्टर्स को जोड़ता गया और जोड़ के मैंने नए नए वेक्टर बनाए और उन वेक्टर्स को मैंने उस नए बॉक्स में डालता गया। तो उस बॉक्स का नाम है स्पैन, स्पैन ऑफ द वेक्टर्स दैट आई एम यूजिंग टू क्रिएट दैट बॉक्स। ये बॉक्स वो है, ये बॉक्स वो बॉक्स है जिसमें वो जो वेक्टर्स मैंने निकाले थे उनको जब मैंने जोड़ना चालू किया तो उन वेक्टर्स का स्पैन को ही ये बॉक्स बोलेंगे। तो अगर मैं इसको एक चित्र की तरह आपको बनाना चाहूँ तो वो ऐसा दिखेगा कुछ, कि हमारे पास एक सेट है जहाँ पे मेरे पास खूब सारे वेक्टर्स हैं v1 v2 vn। इसे आप कुछ भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, और मैंने इनको लीनियरली कंबाइन किया और ये मेरे पास एक बॉक्स आ गया। तो इस बॉक्स को हम कहेंगे स्पैन ऑफ v1 v2 vn। इस बॉक्स को हम स्पैन ऑफ v1 v2 vn कहेंगे। और आप अगर इस समय आपको वेक्टर स्पेस की परिभाषा याद है तो आप सोच सकते हैं कि ये जो स्पैन ऑफ v1 v2 vn है, ये भी जो बॉक्स बना है ये भी एक तरह का वेक्टर स्पेस ही है। क्यों है? क्योंकि इस बॉक्स से मैंने दो एलिमेंट्स निकाले और मैंने उनको जोड़ा, तो मुझे जो नया एलिमेंट आएगा वो भी उस बॉक्स में मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट भी इन दो एलिमेंट्स के जोड़ से ही बना था। जो हमने स्पैन बनाया था वो वही था, तो वो एलिमेंट पहले से मौजूद है, इसका मतलब वो वेक्टर स्पेस है। तो बट अगर आपको ये बात समझ में नहीं भी आ रही तो कोई चिंता की बात नहीं, हम इस पर और गौर करने वाले हैं आगे चल के। लेकिन मैं अब धीरे से वेक्टर स्पेस का कनेक्शन लीनियर इंडिपेंडेंस के साथ जोड़ना चाह रहा हूँ, और वो कनेक्शन ये है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है और उस वेक्टर स्पेस से मैंने कुछ वेक्टर्स निकाले, आपको ध्यान होगा कि वेक्टर स्पेस में इन्फिनाइट वेक्टर्स हैं। अगर आप ध्यान दें तो हमारा जैसे R2 Rn था, इसमें इन्फिनाइट वेक्टर है, वो सारे वेक्टर्स हैं, एक नंबर लाइन में सारे वेक्टर्स हैं, वो वेक्टर स्पेस है। वैसे ही R2 में भी सारे वेक्टर्स हैं, Rn में भी सारे वेक्टर्स हैं, वो इस सेट में इन्फिनाइट वेक्टर्स हैं, तो ये वेक्टर स्पेस है। लेकिन मैं Rn को, या चलिए उदाहरण के तौर पे R2 को, क्या मैं पूरे के पूरे R2 को जो वेक्टर स्पेस बना है, क्या मैं उसे सिर्फ दो एलिमेंट से बना सकता हूं? और इसका आंसर है हाँ, मैं बना सकता हूं। और इसी को हम कहते हैं बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। बेसिस का मतलब होता है आधार, वेक्टर स्पेस का आधार। आधार का मतलब होता है जिससे सब चीज़ें बनी हैं, यानी कि हमारा सेट है जिसमें अनगिनत एलिमेंट्स हैं, इन्फिनाइट एलिमेंट्स हैं, लेकिन उस इन्फिनाइट एलिमेंट वाले सेट को मैं केवल दो एलिमेंट्स को पकड़ के बना सकता हूँ। उस सेट के सारे एलिमेंट्स को मैं क्रिएट कर सकता हूँ केवल 2 या 3 एलिमेंट से, जितने भी एलिमेंट से कर सकता हूँ। और ये जो 2 या 3 या जितने भी n एलिमेंट्स हैं, इसको हम वेक्टर स्पेस का बेसिस कहते हैं, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। ओके, और
और ये जो बेसिस है ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों होंगे, ये आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसको समझने के पहले हम पहले बेसिस को ढंग से समझते हैं। बेसिस का मतलब होता है जिससे सारा का सारा वेक्टर स्पेस बन जाए, यानी कि सारे वेक्टर्स उसके क्रिएट हो जाएं उस बेसिस से। तो अगर इस बेसिस में कोई एक ऐसा वेक्टर है जो बाकी दोनों वेक्टर्स पे डिपेंडेंट है, यानी बेसिस इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो जो तीसरा वेक्टर है उसको मुझे बेसिस में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर तो मैं इन दोनों को जोड़ के बना सकता हूँ, तो मैं उसे बेसिस में क्यों रखूँ। वो उस बेसिस का, उस वेक्टर का आधार ये बाकी दो वेक्टर्स हैं, तो उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए बेसिस जो हैं वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो लेट मी कम टू दिस डेफिनेशन। मैं इस डेफिनेशन को आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ और आप इसे ध्यान से सुने और खुद प्रूव भी करें। दैट इफ़ अ सेट ऑफ वेक्टर्स इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर मेरे पास एक सेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है, और हम लीनियर इंडिपेंडेंस का मतलब समझ चुके हैं, तो जो उसका स्पैन है, इन वेक्टर्स का स्पैन जो है वो एक वेक्टर स्पेस क्रिएट करता है, और उस वेक्टर स्पेस के ये वेक्टर्स बेसिस हैं। तो अब हमने तीन चीज़ें यहाँ पे बात करी हैं, और ये आप ध्यान रखें कि बेसिस का जो स्पैन है वो वेक्टर स्पेस क्रिएट करता है, और ये जो बेसिस हैं ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस लेक्चर को यहीं रुकें, और वैसे भी आज का ये वाला पहला लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, इस लेक्चर को आप यहीं रुकें और इस चीज़ को आप घर में जाके प्रूव करने की कोशिश करें। आप उदाहरण भी ले सकते हैं, आप उदाहरण से पहले इलस्ट्रेट करने की कोशिश करें, और उसके बाद बिना उदाहरण के साबित करने की कोशिश करें कि एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर्म ए बेसिस, यानी कि जितने भी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो अपने स्पैन का बेसिस बनाते हैं, और ये वेक्टर स्पेस का बेसिस का काम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।